हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 के बारे में। रिसेंटली इस बिल को पार्लियामेंट में लाया गया। इस बिल को पेश किया हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स अजय टहनी जी ने। जैसे ही ये बिल पार्लियामेंट में आता है उसके बाद हम देखते हैं इस बिल को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होना चालू होते हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के साथ साथ कुछ अपोनेंट्स ने इस बिल पर सवाल उठाए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम इस बिल के फीचर्स को समझेंगे। हम देखेंगे इस बिल में ऐसा क्या है जिस वजह से लोगों ने कंसर्न रेज किए हैं इस बिल के रिगार्डिंग। और फ्रेंड्स, लास्ट में हम देखेंगे क्या जरूरत थी इस बिल की और कैसे कोई बिल कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहलाता है। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल के बारे में। ये बिल लगभग 100 साल पुराने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को रिप्लेस करेगा। अभी तक इंडिया में जो भी क्रिमिनल्स को लेकर आइडेंटिटी प्रूफ लिए जाते थे या फिर उन पर्सन्स के रिगार्डिंग कोई भी स्पेसिफिक फिजिकल इन्फॉर्मेशन ली जाती थी तो वो आइडेंटिफिकेशंस ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 के तहत ली जाती थी। मगर अब ये नया बिल आया है जो इस एक्ट को रिप्लेस करेगा और अब ये बिल अथॉरिटी देगा कि क्रिमिनल्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए और कौन से लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ये बात भी ये बिल बताएगा। ये बिल न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अब इस बिल ने स्कोप बढ़ा दिया है डिटेल्स को कलेक्ट करने का और साथ में इस बिल के तहत पुलिस और भी ज़्यादा लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएगी। यहाँ पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो कि एक संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो कलेक्ट करे, स्टोर करे और प्रिजर्व करे इन डिटेल्स को जो भी कलेक्ट की जाएंगी इस बिल के तहत। इस बिल के अंतर्गत बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ से लेकर फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट इंप्रेशंस भी कलेक्ट किए जा सकते हैं। इस बिल के अंदर नई बात हमको ये देखने को मिलती है कि अब पाम प्रिंट इंप्रेशंस को भी कलेक्ट किया जाएगा, आयरिस स्कैन, रेटिना स्कैन भी किया जाएगा। इस बिल की सबसे यूनिक बात यह है कि अब अथॉरिटीज लोगों के बिहेवियर को जज करने के लिए उनके सिग्नेचर और उनके हैंडराइटिंग को भी कलेक्ट करेगी। यहाँ पर फिजिकल के साथ साथ बायोलॉजिकल सैंपल भी कलेक्ट किए जाएंगे जैसे कि ब्लड, सीमन, हेयर सैंपल, स्वैप्स और उनका एनालिसिस भी किया जाएगा इस बिल के अकॉर्डिंगली। और अगर बात करें कि किन किन लोगों की इस बिल के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है तो यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे लोग जिन लोगों ने कोई भी ऑफेंस किया है जिसकी सजा मिनिमम 1 साल से ज़्यादा होती है तो उन लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। और यहाँ पर अगर कोई भी आदमी अरेस्ट होता है किसी भी ऑफेंस को लेकर, किसी भी पनिशमेंट को लेकर और उसकी सज़ा अगर 1 साल से कम भी है तो भी उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है यहाँ पर अथॉरिटीज़। यहाँ पर उन लोगों की इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की जाएगी जिन लोगों को अपने गुड बिहेवियर का सर्टिफिकेट देना पड़ता है अथॉरिटीज़ को। इस बिल ने यह भी बोला है कि जितने भी लोग अरेस्ट होंगे, जिन लोगों पर भी मुकदमे चल रहे हैं और वो सब लोग जिनको सरकार ने प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत गिरफ्तार किया है उन सब का डाटा यहाँ पर गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है। इस बिल ने यह बात भी हाईलाइट की है कि जो लोग अरेस्ट होते हैं उनको इमीडिएटली अपने बायोलॉजिकल सैंपल्स देने की जरूरत नहीं है जब तक उन्होंने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है जो वुमेन या चाइल्ड के खिलाफ था या फिर ऐसा क्राइम जिसमें सजा 7 साल से कम होती है। उन सब लोगों को यहाँ पर बायोलॉजिकल सैंपल देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इस बिल ने इस बात को भी स्पेसिफाई किया है कि जो भी रिकॉर्ड लिए जाएंगे उनको 75 ईयर्स तक स्टोर करके रख सकता है यहाँ पर NCRB। और इस बिल ने इस बात को भी स्पेसिफाई किया है कि जो लोग यहाँ पर निर्दोष साबित हो जाएंगे उनके रिकॉर्ड को यहाँ पर मिटा दिया जाएगा और ऐसे लोग जो अरेस्ट होते हैं मगर उन पर ट्रायल नहीं चलती, उनको कोर्ट बरी कर देता है, उन सब लोगों के डाटा को भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। मगर यहाँ पर इस बात को भी स्पेसिफाई किया गया है कि अगर कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट चाहता है किसी के डाटा को रिटेन करना तो वो यहाँ पर ऑर्डर दे सकते हैं और उस आदमी के डाटा को यहाँ पर रिकॉर्ड करके रखा जाएगा जब तक गवर्नमेंट चाहेगी। इस बिल ने यहाँ पर इस बात को भी स्पेसिफाई किया है कि अगर कोई भी आदमी अपना रिकॉर्ड देने से इनकार करता है तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी को ये अधिकार दिया गया है अपनी पावर का यूज़ कर डिटेल्स को कलेक्ट करे और फिर भी अगर कोई नहीं मानता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है इंडियन पीनल कोड की धारा 186 के तहत। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस बिल के जो बताता है कि आने वाले समय में किस तरह से गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट कर सकती है क्रिमिनल्स का। और अगर हम इस बिल को डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि USA और UK में भी सिमिलर लॉज हैं। यहाँ पर USA के पास DNA इंडेक्सिंग सिस्टम है जहाँ पर वो लोकल, स्टेट और फेडरल लेवल पर डाटा कलेक्ट करता है। USA भी यहाँ पर जो लोग डिटेन होते हैं, अरेस्ट होते हैं और कन्विक्टेड होते हैं उन सबके डाटा को कलेक्ट करता है। और हमको UK में नेशनल DNA डाटाबेस देखने को मिलेगा जो ग्लोबली सबसे बड़ा डाटाबेस है DNA सैंपल्स का।
मगर फ्रेंड्स यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि यूएसए और यूके में स्टोरेज को लेकर, एक्सेस को लेकर और यूज को लेकर प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं और यहाँ पर इंडिविजुअल प्राइवेसी और डाटा प्रोटेक्शन को लेकर भी बहुत कड़े कानून बनाए गए हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है कि सरकार ने पहली बार क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को लेकर कोई कदम उठाया है। इससे पहले भी हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने CCTNS लॉन्च किया था, जहाँ पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स को बनाया है, जिसके तहत नेशनल लेवल पर डाटाबेस बनाया गया था क्राइम्स का और क्रिमिनल्स का, ताकि क्रिमिनल्स को ट्रैक करा जा सके और जल्द से जल्द केस को पुलिस सॉल्व कर सके। इसी इंटेंशन से हम देखते हैं कि रिसेंटली महाराष्ट्र ने भी क्रिमिनल बायोमेट्रिक डाटाबेस लॉन्च किया है, जहां पर उसने 6.5 लाख लोगों का डाटाबेस दिया है पुलिस को, जो वो यूज कर सकते हैं क्राइम्स को रोकने के लिए और क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। आइए अब हम डिस्कस करते हैं आखिरकार यहाँ पर क्रिटिक्स ने क्या कंसर्न रेज किए हैं इस बिल के रिगार्डिंग। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बिल एक मास सर्वेलेंस सिस्टम की तरह है, जहाँ पर यह बिल उन लोगों पर भी नज़र रख रहा है जिन लोगों पर उसको नज़र रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यह बिल अपने आप को ओवर रीच करता है और यहाँ पर यह बात इस्टेब्लिश करना डिफिकल्ट है कि क्या ये बिल एक अनबायस्ड तरीके से, एक निरपक्ष तरीके से जांच कर पाएगा और जो भी इंडिविजुअल्स का डाटा यहाँ पर लिया जाएगा उसको मिसयूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर लोगों की इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और राइट टू प्राइवेसी को हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर क्रिटिक्स का कहना है कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है और सुप्रीम कोर्ट ने PS पुट्टास्वामी केस में बोला है कि राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है। इसलिए यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक देश में एक स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं आएगा तब तक एक खतरा रहेगा इस डाटा को मिसयूज करने का, और इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट को जरूरत है कि वो ऐसे लॉ लाने से पहले एक स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन लॉ भी लेकर आए। यहाँ पर दूसरी तरफ ये आलोचना भी लगाई जा रही है कि ये बिल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि पिछले कुछ सालों में ये टेंडेंसी देखी गई है जहाँ पर गवर्नमेंट, जो लोग एक्टिविस्ट हैं, जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं या फिर कई बार निर्दोष लोगों पर भी केस रजिस्टर करे गए हैं, और अब जब गवर्नमेंट ऐसा बिल लेकर आई है जहां पर इन सब लोगों का डाटा इकट्ठा कर गवर्नमेंट रख सकती है, तो यहाँ पर एक ट्रस्ट का इशू आता है जहां पर उनका कहना है कि गवर्नमेंट अपना पॉलिटिकल वेंडेटा लेने के लिए इस डाटा को मिसयूज कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेजर कंसर्न्स हैं जो क्रिटिक्स ने रेज करे हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इस बिल की क्या जरूरत थी और कैसे कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होता है। हम सब जानते हैं कि क्राइम प्रिवेंशन गवर्नमेंट का एक कोर फंक्शन है और गवर्नमेंट को क्राइम को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जब गवर्नमेंट एक डाटाबेस बनाने की बात करती है तो वो बात लॉजिकल लगती है, क्योंकि ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में मदद करेंगी। इंडिया में वैसे ही बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं और बहुत सारे केसेस में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती है। तो ऐसे कदम उठाने से जो इंडिया में स्लो इन्वेस्टिगेशन है उसको एक गति प्रदान होगी और सही इन्वेस्टिगेशन होने के कारण कोर्ट भी समय पर फैसला सुना पाएगा। मगर यहाँ पर इस बिल को संविधान के कुछ पैरामीटर्स पर खड़ा उतरना पड़ेगा, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी और राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। फ्रेंड्स, राइट टू प्राइवेसी तो आर्टिकल 21 के तहत मिलती है हमको, और द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ ही एविडेंस दे, और ये राइट भी हमारा एक फंडामेंटल अधिकार है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 के अंदर। इसलिए हम देखते हैं किसी भी लॉ को संवैधानिक रूप से वैध होने के लिए ये जरूरी है कि उसका लेजिटिमेट पर्पस बताया जाए। उस बिल की जो जर्नी होती है एक्ट बनने तक, उस पूरी प्रोसेस को संविधान के तरीके से फॉलो किया जाए, और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाए कि सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट को कम से कम कर्टेल किया जाए। फ्रेंड्स, जो बिल ये डेलिकेट बैलेंस को हासिल कर लेता है वही बिल आखिर में जाकर एक अच्छा एक्ट बनता है जो लोगों की जरूरतों को फुलफिल करता है। इसलिए हर बिल के अंदर कुछ सेफगार्ड्स होने चाहिए जहां पर वो इस बात को चेक करें कि अथॉरिटीज किसी भी चीज को लेकर उसका मिसयूज ना करें और किसी भी नागरिक के साथ कुछ गलत ना होने पाए। फ्रेंड्स, लास्ट में हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसे बिल की इंडिया को जरूरत है जिससे हम हमारे देश में क्राइम को मिनिमाइज कर सकें, और साथ में हम ये बात इंश्योर कर सकें कि जिन लोगों के साथ भी क्राइम होता है उन लोगों के साथ हम समय रहते न्याय कर सकें। यहाँ पर हमको इंडिविजुअल फ्रीडम और सोशल गुड के बीच एक डिलेमा को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम इस बिल को लेकर आगे बढ़ पाएंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।